नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री का, ठीक है ना। अब इसमें देखो ना, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे ना, क्वेश्चन से भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और सुनो ध्यान से, ये बेसिक होता है केमिस्ट्री का, तो यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है ना। सिर्फ रीड करके आप सारी चीज़ें नहीं समझ सकते हो केमिस्ट्री में। इसमें हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक टॉपिक होता है, ठीक है ना। तो बहुत कुछ आपको यहाँ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या बता रहा हूँ। सिर्फ ये एनसीईआरटी को रीड करके नहीं जाना है, बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा आपको। देखिए, मैटर इन आर सराउंडिंग, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है एज वी लुक एट आर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर्स। Everything is this universe is made up of material which scientists have named matter. Okay, इस यूनिवर्स में जो भी आपको अपने आसपास दिखता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, मैटर होता है। ठीक है भाई, अब यहां से मैटर की एक डेफिनेशन आ जाती है बड़ी छोटी सी। ठीक, तो मैटर की क्या डेफिनेशन है बताओ। देखो, मैटर की डेफिनेशन है कि मैटर क्या होता है। जवाब है मैटर है, मैटर इज समथिंग विच हैव सम मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस। ये क्या बता दिया, ध्यान से समझो। देखो, देखिए समझिए बच्चों, मैटर क्या होता है। पहली बात तो आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है वो मैटर है ना। आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है वो मैटर है। जैसे कि ये पेन मैटर है, ठीक, ये क्या है, रिमोट मैटर है। अब मैटर में साइंस क्या कहता है, मैटर क्या है, साइंस कहता है एनीथिंग, एनीथिंग विच हैव मास एंड कैन एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, इज कॉल्ड मैटर। ध्यान से सुन लो, एनीथिंग, ठीक है, आपके आसपास जो कुछ भी दिखता है जिसके पास क्या है, मास है। अब देखो मास क्या है, मास क्या है भाई, वही बात है, मास क्या है, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मतलब उसमें कितना मैटर भरा हुआ है। आप बोलोगे मैटर क्या है, मैटर वो जिसके पास मास है। सुनो ध्यान से, अभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे आएंगे तब ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। बस अभी आप इतना समझो कि आपके आसपास जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट आपके पास रखा हुआ है, ठीक, मान लो ये एक ब्लॉक है, इस तरीके से वुडन ब्लॉक है। अब इस वुडन ब्लॉक का मास, आप भाई फिजिक्स में मास की यूनिट आपने पढ़ी है ना, या तो ग्राम में बताओगे या तो किलोग्राम में। एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, याद है ना। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो मान लो इसका मास है 2 किलोग्राम, गिन लीजिए। ठीक, मान लो इसका मास क्या है, 2 किलोग्राम। तो इसका मास है एक तो 2 किलोग्राम। अब मास को भी और अच्छी तरीके से हम डिटेल में समझेंगे जब हम चैप्टर में अंदर चलेंगे, रुक जाओ जरा। मास इसका 2 किलोग्राम और ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का क्या मतलब है, इसको जगह चाहिए भाई। अब देखो जरा ध्यान से, इमेजिन करना, इमेजिन करना, ये एयर है, ठीक, ये एयर है भाई। एयर आंखों से नहीं दिखती है आपको, एयर आंखों से आपको नहीं दिखती है, ठीक है ना। ये एयर है इस तरीके से, एयर के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, वो अभी आंखों से नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो जरा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट आएगा इस तरीके से, ये ऑब्जेक्ट है, और जब ये यहाँ पर आएगा तो इसको स्पेस चाहिए ना। ये मान लो कि एयर ब्लू कलर की होती, मान लो, ठीक, अरे भाई मान लो एयर ब्लू कलर की होती, और ये एयर के पार्टिकल्स होते ये इस तरीके से, ठीक, और आप एक ऑब्जेक्ट को लेके आते ये इस तरीके से, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को जब आप यहां पर लेके आओगे तो ये क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लाई, अब जैसे मेरी बॉडी है अभी, ठीक, तो मेरी बॉडी अभी यहाँ है। अब मैं अभी अगर यहाँ पर आऊंगा तो जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो मेरी बॉडी को जगह चाहिए ना, तो वो क्या करेगी, एयर के मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करेगी, हटाएगी यहाँ से और अपनी जगह बना लेगी। तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है मेरी बॉडी ने, ये जितनी जगह इसने घेर के रखी हुई, यही इसका स्पेस है। स्पेस का मतलब वॉल्यूम, स्पेस का मतलब वॉल्यूम भी आप समझ सकते हो। स्पेस का मतलब क्या समझ सकते हो आप, वॉल्यूम। इस बॉडी का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मतलब इसने 3 डायमेंशनल स्पेस में कितनी जगह घेर के रखी हुई है, ये चीज है। ठीक, अब आपके आसपास जो भी चीजें आपको दिखती हैं भाई उसका मास होता है। हाँ, आपका मोबाइल है, ठीक है, बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, कार है, कुछ भी है, तो वो क्या करता है, उसके पास मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो सारे के सारे मैटर है। आपका आपके रूम में लगा हुआ पर्दा है, पर्दा मतलब कर्टन, वो भी क्या एक तरीके का मैटर है। तो ये थोड़ी सी मैटर की डेफिनेशन हो गई, मैंने आपको बताया। ठीक, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, यहां पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, ठीक है, प्लांट्स,
एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। देखो उसने क्या क्या बातें करी हैं, ठीक है, सारी बातें देखिए उसने क्या क्या बातें करी हैं आपसे, ठीक। देखो कह रहा है कि जो एयर आप ब्रीथ करते हो, है ना, ब्रीथ करते हैं हम एयर, एयर जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जाती है हमारी बॉडी में, इतना तो आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो जो एयर आप ब्रीथ करते हो उसमें भी मास है। एयर आपको आंखों से नहीं दिखती, लेकिन एयर में मास है, हाँ है। एयर में ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे समझो आप, एयर में ऑक्सीजन के पार्टिकल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, अभी आप डिटेल में आगे चल के पढ़ोगे, ठीक। तो जब आप एयर ब्रीथ करते हो तो एयर में आप जो पार्टिकल्स को, आपकी बॉडी में जो पार्टिकल्स जा रहे हैं ऑक्सीजन के, उसमें भी तो मास है, वो भी तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक। जैसा कि आप देख रहे हो एयर में मास होता है, हाँ भाई होता है एयर में मास, ठीक है ना, एयर में मास होता है, कैसे, बिल्कुल आप देख सकते हो, एक बलून में आप एयर भर लीजिए, ये बलून है इस तरीके से, और खूब बड़ा सा बलून ले लो, ये ऐसे, अब खूब बड़ा सा बलून लेके इसको इसमें एयर भर लोगे तो पता है भारी हो जाएगा ये, जाके चेक करोगे लेबोरेटरी में, इसका मास लिया, पता लगा 10 किलोग्राम आ रहा है। क्यों आ रहा है 10 किलोग्राम? क्योंकि इसमें एयर के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। अब मॉलिक्यूल एटम क्या होते हैं अभी आपको पढ़ाया जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है ना, ये इस तरीके से, तो ये भारी हो जाता है इस तरीके से। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स है इसने स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, एयर है, इस एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है, तो एयर में मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है, ठीक है। इसलिए एयर जो आप ब्रीथ करते हो तो एयर क्या है, एयर एक तरीके का मैटर है। कह रहे जो खाना आप खाते हो, फूड आप खाते हो, अब इतने तो आप समझदार हो, फूड जो आप खाते हो, बहुत सारी रोटियां आप लेके आए, ठीक है, तो रोटियां जो होती हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उसमें मास होता है, जो भी फूड आप खाते हो उसमें मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मैटर है, ठीक। कह रहे स्टोन्स, छोटे मोटे पत्थर जो आपके पास पड़े रहते हैं, स्टोन्स जो होते हैं उसमें मास होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद क्लाउड्स, अब देखिए क्लाउड्स, क्लाउड्स में क्या होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, ये क्लाउड है इस तरीके से, ये देखिए क्लाउड है, और क्लाउड में क्या है, वाटर के पार्टिकल्स हैं। गैशियस फॉर्म में, वाटर यहाँ गैशियस फॉर्म में होता है, अभी आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो इन पार्टिकल्स ने एक स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है, इसमें मास है, कुछ ना कुछ इसका मास होगा, ठीक है, तो ये मैटर है। उसके बाद उसने बोला आपसे क्या, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक छोटी सी बूंद, ये इस तरीके से स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये भी क्या आपका मैटर है, क्यों, क्योंकि इसमें ना जो ड्रॉप होती है इसमें बहुत सारे वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बार बार शब्द आ रहा है, एटम मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये अभी आपको समझ में आएगा आगे चल के, बस आप ये समझो यहाँ वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, वाटर के बहुत सारे पार्टिकल्स की हेल्प से ये ड्रॉप बनी हुई है इस तरीके से, ठीक। तो इसमें मास है, स्पेस ऑक्यूपाई किया इसने। उसके बाद कह रहा है कि इवन द पार्टिकल ऑफ सैंड, ठीक है, सैंड मतलब जो बालू होती है, जो मिट्टी होती है ना, सैंड, सैंड का जो पार्टिकल होता है बहुत छोटा सा, तो उस छोटे से पार्टिकल का भी कुछ ना कुछ मास होता होगा, ठीक, और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ तो मास होता होगा उसका, 0.1 ग्राम 0.2 ग्राम कुछ तो होता होगा, छोटा सा मास होता होगा, कुछ तो होता होगा, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सब किसके एग्जाम्पल है, मैटर के, मतलब आप अपने आसपास जो भी चीजें देखते हो वो मैटर है, तो एवरीथिंग इज मैटर, ओके। वी कैन ऑल्सो सी as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass, in other word they have both mass and volume, देख रहे हो आप, they have both mass and volume, मैंने भी आपको समझाया वॉल्यूम का मतलब कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से सुनो, जैसे यहां पर मास और वॉल्यूम दो फिजिकल क्वांटिटी आ गई हैं, ठीक, तुरंत आपको क्या करना चाहिए, आपको तुरंत के तुरंत इसकी यूनिट पता होनी चाहिए। तो बच्चों आ जाइए जरा, और आप अपनी बुक में अगर देखोगे तो यहां पर नीचे देखिए लिखा हुआ है, यहां पर देखिए एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, ध्यान से सुन लो। ये देखिए बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और इतना आप लोग को सबको पता होगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, ये क्यूब है, क्यूब देखा आपने कैसा होता है, ये इस तरीके से क्यूब है, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, ये क्यूब है ना, एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है क्यूब, क्यूब का हर एक साइड इक्वल है, मान लीजिए इसकी ये वाली साइड है ए, ये साइड भी है इसकी ए,
और ये साइड भी है इसकी ए, याद है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था बताइए? ए इंटू ए इंटू ए, साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब मान लो इसकी साइड है 1 मीटर, मान लो भाई, मान लो 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी है 1 मीटर, ठीक है ना? तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? इसका वॉल्यूम आएगा, साइड हो गई 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ध्यान दीजिएगा जरा, तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। याद है आप लोगों को? जैसे x इंटू एक्स क्या होता है? x इंटू, ये आपने मैथ्स में पढ़ा है, x इंटू एक्स क्या होता है बताइए? x का क्यूब। भाई यहाँ पावर 1 है, 1 है, 1 है, तो पावर से ऐड हो जाएंगी, बेस से में x की पावर 3। ठीक ठीक उसी तरीके से m इंटू एम क्या हो जाएगा? m का क्यूब। तो सुन लो, अगर कोई क्यूब ऐसा है जिसके साइड 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर है, मतलब लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा उसका जो वॉल्यूम आता है वो कितना आता है? 1 मीटर क्यूब आता है। अच्छा, 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 100 सेंटीमीटर का लेंथ, 100 सेंटीमीटर का ब्रेथ और 100 सेंटीमीटर की हाइट अगर आप ले लोगे, और ऐसा एक क्यूब अगर आप इमेजिन कर लो, तो उस क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 1 मीटर क्यूब। अब सुनो, कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल आती है 1 लीटर वाली, देखा है आपने? ये एक बॉटल आती है कोल्ड ड्रिंक की 1 लीटर की, उस पर लिखा होता है 1 लीटर। अब सुनो, इस बॉटल से इसमें पानी डालना शुरू करिए, ठीक, इस बॉटल से इसमें आप पानी डालना शुरू करिए, ठीक है स्टूडेंट्स? तो जब आप इस बॉटल से इस टैंक को भरोगे, सुन लो, 1 लीटर की बॉटल से 1 मीटर क्यूब वाला टैंक कितना बड़ा होता है भाई? उसकी लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर और हाइट 1 मीटर होती है। 1 लीटर वाली बॉटल से जब आप 1 मीटर क्यूब वाले टैंक को भरोगे तो पता है कितनी बार में भरता है? 1000 टाइम्स में। याद रखिएगा, यहां से इसमें आप 1000 टाइम्स पानी डालोगे तब ये पूरा भर जाता है। क्या यहां से क्या पता चलता है? 1000 बार आपने इसमें पानी डाला 1000 टाइम्स, तो कितने लीटर पानी डाला? 1000 लीटर। भाई 1 बॉटल में 1 लीटर और आपने यहाँ 1000 टाइम डाला है, तो कितना हो जाएगा? 1000 लीटर। तो आपने क्या देखा? 1 मीटर क्यूब जो है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया बताइए? 1000 लीटर के इक्वल आ गया। अब यही आपकी किताब में लिखा है, ये आपको याद रखना है। कहाँ गया? लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, याद कर लीजिए। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 लीटर। ये नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, इसलिए नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना? ओके, ध्यान दे जरा, डीएम का मतलब डेसीमीटर। ओके, तो जो डीएम का क्यूब लिखा है डेसीमीटर। अब सुनो, 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में होते हैं 1/10 मीटर। ठीक, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 1 मीटर में होता है कितना? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, याद रखिएगा। या 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होते हैं, ये होता है, ठीक है ना? अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या लिखा है, ये कैसे आया वो मैं आपको दिखाता हूं। ध्यान सुनो, ध्यान से देखिएगा। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब लिखा मैंने, ये दिखाया मैंने आपको कैसे है। इस चीज को हम 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है, तो 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब मैंने लिख दिया। अब सुनो, यहां से क्या होगा? 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब का क्या मतलब है? कहां गया? 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक, तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? 1 मीटर की वैल्यू कितनी है चेक कर लो। 1 मीटर होता है 10 डेसीमीटर के इक्वल। ठीक, तो यहां से हो जाएगा 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर की जगह 10 डीएम, यानी कि 10 डेसीमीटर इंटू 1 मीटर की जगह 10 डेसीमीटर इंटू 1 मीटर की जगह 10 डेसीमीटर। ठीक, अब ध्यान दो जरा, ये 10 है, 1 मीटर की वैल्यू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर की वैल्यू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर की वैल्यू 10 डेसीमीटर। ठीक, अब ये 10 10 और 10 तीनों मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से 1000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10। और ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड में लीटर बचा हुआ है और राइट हैंड साइड में ये तीनों 10 जाके उधर डिवाइड करेंगे तो ओनली डीएम क्यूब डीएम क्यूब डीएम क्यूब बनेगा।
सॉरी, ओनली डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर बचेगा। 3 बार डीएम इंटू डीएम इंटू डीएम को क्या लिखेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई होगा डीएम का क्यूब, तो डीएम का क्यूब। ठीक, ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यहाँ क्या बचा 1 लीटर, और यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 मान सकते हो आप। 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर आ गया, यही लिखा आपकी किताब में, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होते हैं। याद रखिएगा ये सब बातें, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले मैंने क्या किया, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर कैसे होता है वो दिखाया, फिर मैंने आपको दिखाया 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकते हो। ठीक, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 ही 1 आता है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब होता है। अब 1 मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर, तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, या आप सीधे याद कर लो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो 1 मीटर की जगह 10 डेसीमीटर, तो 1 मीटर की जगह 10 डेसीमीटर, 1 मीटर की जगह 10 डेसीमीटर, 1 मीटर की जगह 10 डेसीमीटर, 10 इंटू 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड करेगा। ठीक, तो इधर क्या बचेगा, कटने वटने के बाद 1 लीटर बचेगा, और उधर कोई नंबर नहीं बचा तो 1 आप सोच सकते हो, कोई नंबर नहीं तो 1 लिखेंगे, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। इस तरीके से रिलेशन आ गया ये। ठीक, उसके बाद यहां पर देखिए जरा, ये तो बहुत सिंपल है, ये सबको याद होगा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक चीज आपको याद रखनी है, वो मैं आपको इमेजिन करवाता हूं। देखिए, कभी आपने लूडो खेला है, लूडो कभी आपने खेला है, जब आप लूडो खेलते हो तो लूडो की जो डाइस होती है बच्चों, वो बहुत छोटी सी होती है, लूडो की जो डाई होती है बहुत छोटी होती है। तो वो जो डाई होती है, सोचिए कि उस डाई का जो शेप है वो क्यूबिकल शेप है, यानी क्यूब शेप है, और उस डाई की जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो अगर 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर आप पहचानते हो अपनी स्केल में, देख लीजिए 1 सेंटीमीटर कितना होता है। ये आपकी स्केल है, और इसमें 1 सेंटीमीटर आप देख सकते हो कितना होता है। ठीक, तो आप एक छोटा सा क्यूब अज्यूम करिए, ये ऐसे एक हॉलो क्यूब, हॉलो क्यूब मींस खोखला क्यूब, इसके साइड्स हो गए 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर की ब्रेथ, है ना, ये ब्रेथ हो गई, और 1 सेंटीमीटर की हाइट, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ध्यान से सुन लो, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, एक ऐसा क्यूब जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की होती है, छोटा सा क्यूब जिसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होती है, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। और सुनो ध्यान से, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हो 1 लीटर वाली, इस 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, मतलब कि इसमें जितना पानी भरा हुआ है अगर उसको 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 1000 पार्ट्स में 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट, ऐसे करते 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 अगर इसके हम कितने पार्ट्स कर लें 1000, तो 1 लीटर के 1000 पार्ट करोगे तो चेक कर लो, 1 लीटर के 1000 पार्ट करे तो एक पार्ट क्या कहलाएगा 1 मिलीलीटर, तो इसका 1 पार्ट क्या कहलाता है इतना वॉल्यूम। ऐसा सोचो आप अपने मन में कि 1 लीटर की बोतल, 1 लीटर की जो बोतल है उसके 1000 पार्ट कर लीजिए, मतलब उसके पानी जो उसमें भरा उसके 1000 इक्वल पार्ट कर लीजिए, तो उसमें से एक जो पार्ट होगा 1 मिलीलीटर कहलाता है। ठीक, तो ये जो इतना सा पोर्शन है ये 1 मिलीलीटर है। और सुनो, यही जो वॉल्यूम है पानी का 1 मिलीलीटर, इसी को जब इस छोटे से क्यूब में भर दोगे तो ये क्यूब पूरा भर जाता है। यानी कि 1 मिलीलीटर किसके इक्वल आ गया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका इसका वॉल्यूम कितना था 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 मिलीलीटर वाला पानी इसमें हमने भरा, 1 मिलीलीटर वॉल्यूम वाला पानी हमने इसमें भरा, तो ये पूरा भर गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद करना है, 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब बातें आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ मास होता है किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये भी याद कर लेना। 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और चीजें ये सब याद कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये बात करी हमने वॉल्यूम्स की यूनिट्स के बारे में और मास की यूनिट्स के बारे में, सब कुछ आपको याद होना चाहिए, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक, चलो अब देखो, वापस आते हैं ऊपर। तो जैसे इसने मास और वॉल्यूम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी,
तुरंत हमने उसकी यूनिट लिख ली। अब देखिए कह रहा है कि सिंस अर्ली टाइम्स human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter into the form of five basic elements: the Panch Tattva, air, earth, fire, sky, and water. According to them, everything living or non-living was made up of these five basic elements. Okay, अब ध्यान से सुनो। कह रहे कि बहुत पुराने टाइम में जो इंडियन फिलोसफर्स होते थे, ठीक है ना, वो बोलते थे हमारे आसपास कोई भी चीज दिखती है जो आपको, एनीथिंग जो भी दिखता है वो पंच तत्व से मिलके बना होता है। और ये पंच तत्व कौन से होते हैं आपके? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, है ना, यानी कि हवा, अर्थ मतलब जो मिट्टी होती है, ठीक है, फायर मतलब आग, और स्काई आसमान, है ना, और वाटर, ये पंचतत्व इसको बोला गया, याद कर लीजिएगा, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग इज, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, है ना, कोई भी लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो इन पंच तत्व से मिलकर बनी होती है। करेक्ट। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मॉडर्न डे, ओके, तो ये सब पुरानी बातें, इसको आप छोड़ो। कह रहा मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of the matter will be taken up in subsequent chapter. अब सुनो ध्यान से सुनो बच्चों। कह रहा है कि मैटर का क्लासिफिकेशन अगर आपको करना है तो आप उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कर सकते हो और उनकी केमिकल नेचर के बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है ना। इस चैप्टर में हमारा टारगेट क्या है? इस चैप्टर में हम इनकी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन करेंगे और केमिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि मैटर के जो केमिकल एस्पेक्ट्स हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनका जो क्लासिफिकेशन है वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, उसको आप छोड़ो। ठीक। नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। नाउ स्टूडेंट्स देखिए सेक्शन 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 1.1 के अंडर में हेडिंग है 1.1.1 मैटर्स मेड अप ऑफ पार्टिकल। कह रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट prevailed regarding the nature of matter. One school believed that matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particle like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. It is a continuous or particulate. अब ध्यान से सुनो ये क्या चल रहा है, देखो जरा। चलो अब मैं एक काम करता हूं, ध्यान से सुनो। अब इस चैप्टर में चलो मैं आपके राज खोल ही देता हूं, यानी कि मैं आपको बता ही देता हूं कि चल क्या रहा है। देखो रुक जाओ, ये सब आपको तब अच्छा समझ में आएगा जब आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी किसके बारे में? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं पहले से, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा। सुनो ध्यान से, देखो कोई भी मैटर जो होता है जो अपने आसपास आप देखते हो, ठीक है, कोई भी मैटर, अच्छा उसको जानने से पहले आप ये समझो जरा, बस पहले सुन लो ध्यान से। केमिस्ट्री में अगर ऐसा कभी लिखा रहेगा, देखिए अगर आपको सिंगल लेटर्स दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि कैपिटल एच लिखा है, समझ लेना, ठीक, कैपिटल ओ लिखा है, ठीक, कैपिटल मान लो लिखा है सी एल, ठीक, ए आर, ये सब ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक। तो ये सब सिंबल्स होते हैं एलिमेंट्स के, ध्यान से सुनिए, ये सब सिंबल्स होते हैं एलिमेंट के, एटम के सिंबल होते हैं, एलिमेंट के एटम के सिंबल होते हैं, ठीक है ना। कैसे? जब H लिखा है तो ये बताता है किसको? हाइड्रोजन एटम के सिंबल को। जब भी H लिखा है तो समझ जाना हाइड्रोजन के एटम के बारे में बात करी जा रही है, ठीक। O लिखा है तो ये ऑक्सीजन का एटम लिखा हुआ है। धीरे धीरे आपके डाइजेस्ट होगा, ऐसे डाइजेस्ट नहीं होगा, रुक जाओ, ठीक। Cl लिखा है तो ये क्लोरीन का एटम होता है, क्लोरीन आपने सुना होगा कभी ना कभी, ठीक। Ar लिखा है तो ये ऑर्गन का, ऑर्गन पार्टिकल का, यानी कि ऑर्गन गैस होती है एक, ऑर्गन गैस का एटम है। ओके, अब सुनो, तो ये सब एटम्स हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल्स आपको कैसे दिखाई पड़ेंगे, सब एटम्स के एग्जांपल थे, ठीक। धीरे धीरे और समझ में आएगा क्योंकि मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा पूरे चैप्टर में, तो आप टेंशन मत लेना। देखो ये एटम्स के एग्जांपल हैं, ठीक। अब सुनो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं?
मॉलिक्यूल्स पता है क्या होते हैं? सुनो, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में पास पास आते हैं और कंबाइन कर जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं, ऐसे समझो, तो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक, समझ लो, पहले ये सब एटम है। ठीक, और जब दो या दो से ज्यादा एटम पास पास आएंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे कि अगर हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं, ये आपस में कंबाइन होंगे तो H2 लिखा जाएगा, ऐसे करके H के नीचे 2 लिखा जाएगा। अब ध्यान सुनो, ये जो H के नीचे, ये देखो, ये मैं बेसिक आपको दे रहा हूं, आप ज्यादा परेशान मत होना, जो मैं कह रहा हूं उसको आप अच्छी तरीके से सुन के डाइजेस्ट करिए, ठीक है ना? क्योंकि आपको आगे चल के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम का एक चैप्टर भी पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी पढ़ना है। बस ना धीरे धीरे मैं बेस बना रहा हूं ताकि आपको केमिस्ट्री समझ में आए, और कोई बात नहीं है। अब ध्यान से चेक करो, ओनली H लिखा है तो ये क्या है? हाइड्रोजन का एटम है। ये वाला H लिखा है तो ये भी क्या है? हाइड्रोजन का एटम है। लेकिन ऐसे करके लिखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये पता है क्या है? ये मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है। क्या है? ठीक, ये मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन गैस होती है, आपको पता है। ठीक है, अब सुनो, इसको देख के क्या पता चलता है तुम्हें? इसको देख के पता चलता है कि हाइड्रोजन का ये वन मॉलिक्यूल है। ये पूरा हाइड्रोजन कितना मॉलिक्यूल है? वन मॉलिक्यूल है। ठीक, तो हाइड्रोजन का वन मॉलिक्यूल बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम से मिलकर बना हुआ है? देख के बताओ। यहां नीचे जो नंबर लिखा रहता है, इतने नंबर ऑफ एटम होते हैं और इतना मॉलिक्यूल होता है। एक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन का वन मॉलिक्यूल बताओ कितने एटम से मिलके बना है? देख के बताओ, बताओ 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 जल्दी से। हाइड्रोजन का वन मॉलिक्यूल ये पूरा हाइड्रोजन के कितने एटम से मिलके बना हुआ है? जल्दी बताइए, बताइए। टू एटम। ठीक है, बिल्कुल सही। और मैं दिखाता हूं कुछ बातें, आप याद करते हुए चलिए। देखिए, मान लीजिए ऑक्सीजन के टू एटम्स हैं, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है। ठीक, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो यहां से आपका बन रहा है क्या? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2। ठीक, तो ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है पूरा, ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक, तो अगर हम आपसे पूछेंगे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे 2। अब सुनो, क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल दो ही से एटम से मिलकर बना होता है? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा, आप टेंशन मत लो, जरूरी नहीं है ऐसा। जैसे कि अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चला कि कितने एटम से कोई मॉलिक्यूल बना है? तो बेटा आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा। फिर से ध्यान से सुनो, आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। साल भर आपको पढ़ना है, धीरे धीरे मैं आपको चीजें बताऊंगा, टेंशन कोई नहीं लेना है। ठीक, अब देखो, मान लो कि ऑक्सीजन के 3 एटम है और ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ओजोन का, ये ओजोन गैस होती है, O3, ओजोन गैस। ये क्या है? अगर O के नीचे 3 लिखा हुआ है, अब आप बोलोगे हम, मुझे कैसे पता चला? आपको नहीं पता चला भाई, पढ़ते पढ़ते आपको भी आ जाएगा, टेंशन मत लो, सुन लो बस। तो ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन गैस। ठीक, मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन गैस। तो अगर हम आपसे पूछेंगे ओजोन गैस का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने एटम से मिलकर बना है? 3। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अब बच्चों आपने एक खास बात देखी, खास बात देखी क्या? कि ये जो मैंने मॉलिक्यूल लिखा, ये जो मैंने मॉलिक्यूल लिखा, ये मैंने मॉलिक्यूल लिखा, चाहे मैंने हाइड्रोजन का लिखा हो, चाहे मैंने ऑक्सीजन का लिखा हो, चाहे मैंने ओजोन का लिखा हो, एक और लिख देता हूं आपके लिए, क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिख देता हूं। चलो, किसका लिख देता हूं मैं आपके लिए? क्लोरीन का। ठीक है ना? चलिए, क्लोरीन के 2 एटम्स मिलकर Cl2, ये क्लोरीन का वन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये Cl2 क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ, या वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, और सुनो, ये क्या है? क्लोरीन का एटम है। ये भी क्या है? क्लोरीन का एटम है।
सही है। तो आप यहां से देख के बोलोगे क्लोरीन के 2 एटम मिलके क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब खास बात है, जितने भी मॉलिक्यूल बने, चाहे H2O मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2, ओजोन का मॉलिक्यूल O3, क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2, बच्चों इसमें खास बात क्या है, ये सेम टाइप के एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। आई रिपीट, ये सेम टाइप के एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। ध्यान से चेक कर लो बच्चों, ये सेम टाइप के एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। ठीक है ना, मतलब ये भी क्लोरीन एलिमेंट का एटम है, ये भी क्लोरीन एलिमेंट का एटम है। ठीक, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी। लेकिन क्या इसके अलावा, मतलब अब ध्यान सुन लो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप पता है क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोल देना, बस सुन लो और याद करते रहो। ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। कैसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, ये सब याद करना है आपको धीरे धीरे, एक दिन में याद नहीं होगा, आराम आराम से याद करिएगा। ये सब क्या हो जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं ये। तो सेम टाइप के एटम से यदि मॉलिक्यूल बना रहेगा तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। अब मैं आपको थोड़ा फील देता हूं, फील फील करिएगा। यहां पे देखो, ये देखिए, ये एक सिलेंडर हमने लिया, समझ लेना पहले, और इस सिलेंडर में कोई गैस भरी है, मान लो इस सिलेंडर में क्लोरीन गैस भरी हुई है। तो ये सब क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं बच्चों, ध्यान देना इन बातों को, तो पहले ही आप ध्यान दे दीजिए। ये सब क्या है बेटा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, भाई पढ़ते पढ़ते पता चला है, आपको भी पता चलेगा। क्लोरीन के क्या एटम एग्जिस्ट करते हैं, नहीं, क्लोरीन का बेटा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। मतलब समझो, ये भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा Cl2, ये भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा Cl2, ये भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा, ये मतलब समझ रहे हो, इस गैस सिलेंडर में क्लोरीन के ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सुन लेना ध्यान से बेटा, मॉलिक्यूल किससे मिलके बने, एटम से सर। क्लोरीन के सिलेंडर में, यानी क्लोरीन गैस के सिलेंडर में, बताओ उसके एटम्स होते हैं कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जवाब है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, यानी कि दो दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना के तब रहते हैं। यानी कि ये जो एक डॉट बनाया है मैंने, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन के 2 एटम होते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब मुझे आप ये थोड़ा सा बताइए बच्चों, यहां से देख के मुझे थोड़ा सा आप ये बताइए कि इस क्लोरीन गैस का सिलेंडर, मतलब जो क्लोरीन गैस भरी है, इसके पास कुछ ना कुछ मास है भाई, कुछ तो मास होगा ना, 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, और इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई करके रखा है सिलेंडर में, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है उतना ही क्लोरीन का वॉल्यूम होगा, ये सुनो, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है उतना ही, भाई वॉल्यूम मतलब समझो ना, जितनी अंदर जगह है उसमें तो क्लोरीन गैस फैल जाएगी अंदर पूरी। ठीक है ना, तो यहां देखो क्लोरीन ने कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई किया, क्लोरीन का कुछ ना कुछ मास है, तो क्लोरीन मैटर है, क्लोरीन मैटर है। अब मुझे आप थोड़ा सा ये बताओ बेटा ध्यान से, ये जो क्लोरीन में बेटा मास है, भाई इसका कुछ तो मास होगा ना बेटा, सपोज 2 किलोग्राम क्लोरीन अंदर भरी हुई है। ठीक, तो ये जो मास है, ये मास किसके कारण है, मुझे बताएंगे आप, तभी मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। ये मुझे बताओ कि क्लोरीन गैस जो अंदर भरी हुई है, तो क्लोरीन गैस का जो मास 2 किलोग्राम आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, अंदर क्या भरा हुआ है, बताओ, अंदर क्या भरा हुआ है, बताइए जल्दी से। बताओगे तभी मैं बताऊंगा, बताइए अंदर क्या भरा हुआ है, किसके कारण मास आ रहा है, नहीं पता। हाँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन के कारण, बिल्कुल सही भाई, ये मॉलिक्यूल है, छोटी छोटी बॉल है, ऐसे समझो ना। ठीक, तो छोटी छोटी जो बॉल है भाई, एक बॉल का कुछ मास होगा, दूसरी बॉल का कुछ मास होगा, तीसरी बॉल का कुछ मास होगा, तो भैया सारा मिला दोगे तो मास बढ़ नहीं जाएगा। कहने का ये मतलब है बेटा, मॉलिक्यूल के कारण मास आ रहा है। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये बताओ, इस एक मॉलिक्यूल का मास किसके कारण आ रहा है, मॉलिक्यूल किससे मिलके बने हुए हैं, जल्दी बताओ, मॉलिक्यूल किससे मिलके बने हुए हैं, एटम से, यानी कि एटम के कुछ ना कुछ मास होते होंगे, ध्यान से सुन लो, एटम का कुछ ना कुछ मास होता होगा, तो इन दोनों एटम का मास जोड़ दोगे तो क्लोरीन का मास आ जाएगा, और ऐसे बहुत सारे क्लोरीन का मास ऐड कर दोगे तो पूरे 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 मैटर का मास आ जाएगा।
फाइनली मास देने के लिए कौन जिम्मेदार है? एटम ही जिम्मेदार है बेटा। फाइनली तो बना तो एटम सही है, दो एटम जुड़े तो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया, फिर ऐसे बहुत सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल बन के तैयार हो गए। जब वो पास पास आ गए तो भार हमको लगने लगा कि 2 किलोग्राम की गैस है। यानी कि मास देने के लिए कौन जिम्मेदार? तो फाइनली एटम्स ही जिम्मेदार हैं। अब एटम में ऐसा क्या होता है, मैं थोड़ा बेसिक केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूं। एटम के अंदर ऐसा क्या होता है जो मास आ जाता है? तो ध्यान से सुनो बेटा, एटम को ऐसे बनाया जाता है, डायग्राम ऑफ एटम, जनरल डायग्राम ऑफ एटम। ऐसे बनाते हैं किसी एटम को, कोई भी एटम होगा, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, किसी का भी। ठीक, तो एटम का एक सेंटर होता है। ठीक, और इस सेंटर को बेटा बोलते हैं न्यूक्लियस। ये सब बेसिक याद करके आइएगा। एटम का सेंटर होता है और इस सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब ये होता है सेंटर। ठीक, और न्यूक्लियस में रहते हैं कौन कौन से पार्टिकल? नाम याद रखिएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कौन कौन रहता है? पी का मतलब प्रोटॉन रहते हैं, और एन का मतलब न्यूट्रॉन रहते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते होंगे। बस ये एक एटम का, जनरल एटम का डायग्राम है। ये कोई पर्टिकुलर एटम नहीं है, हर एक एटम लगभग लगभग ऐसा ही होता है। सेंटर में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं भैया? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो छोटे छोटे क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन भी बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है। ठीक, तो ई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स। तो इन तीनों को बेटा बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल। ध्यान से सुन लेना बेटा मेरी बात, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनो। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, यस सर। ये मॉलिक्यूल सर किससे मिलके बना था? सर सर दो क्लोरीन के एटम से मिलके बना था। अब क्लोरीन का एटम कैसा दिखता होगा सर? तो सर क्लोरीन का एटम कुछ ऐसा दिखता होगा। ये जो एटम है ना, चाहे ये वाले की बात कर लो चाहे ये वाले की बात कर लो बेटा, ये जो एटम है, सुनो, मॉलिक्यूल का मास, अच्छा, और यहां पे गैस सिलेंडर भी बना लो, यहां पे गैस सिलेंडर भी बना लो भाई। ठीक, तो क्लोरीन गैस जो थी यहां पर, ये इस तरीके से। ठीक, ये भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, ये भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, ये भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, ये भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल था। ठीक, सुन लो, तो ये पूरा मास बहुत सारे मॉलिक्यूल की वजह से था। एक मॉलिक्यूल का मास दो एटम की वजह से था, और एटम का मास किसकी वजह से बेटा? एटम का मास किसकी वजह से? सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से। एटम में फाइनली होता क्या है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो फाइनली कहीं पर भी जो मास आ रहा है, किसी भी मैटर का बेटा मास आ रहा है, तो वो किसके कारण आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण आ रहा है। समझ गए पूरी कहानी? बताओ आया कि नहीं आया? बताओ। एक और करके दिखाता हूं मैं आपको, एक और मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक, ध्यान से सुनो। अभी तक एक और मैं करके दिखा दूं जल्दी से। देखो, मान लो ये एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में मान लीजिए ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। तो बेटा ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा O2, ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा, ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा, और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसका मास होगा बेटा ऑक्सीजन के 2 एटम्स के कारण, है ना? ये वाला ऑक्सीजन का एटम का मास और ये वाला ऑक्सीजन का एटम का मास। और एटम का मास किसकी वजह से होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल की। ऑक्सीजन का एटम देखने में ऐसा लगेगा अगर उसको देखेंगे तो, उसका एक सेंटर होगा, सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे होंगे, कुछ ऐसा होगा। तो फाइनली मास किसके कारण आता है? सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण आता है। अब आपने अभी अभी देखा, थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपने ये वाले मॉलिक्यूल देखे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स देखे आपने। इस मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की क्या कहानी है? इस मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की कहानी, इसमें एक ही टाइप के एटम होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बनाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर बनाए, ओ ओ ओ से ही, मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम से ओजोन बना हुआ है, क्लोरीन के 2 एटम से क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना हुआ है। क्या ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं? फिर से ध्यान से सुनो, क्या ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं? हाँ, आइए दिखाता हूं मैं। हम इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स
ऑफ कंपाउंड्स, एलिमेंट्स के नहीं मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है, ठीक है ना। ध्यान सुनो बेटा, जैसे कि H2O ये वाटर का मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है ये? पानी का मॉलिक्यूल है, वाटर ऑफ, सॉरी वाटर ऑफ कह रहा हूं, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक। अब ध्यान सुनो, अब इसकी क्या कहानी, कैसे बना है? H के नीचे 2 लिखा है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे बेटा, और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। तो अगर मैं आज के बाद आपसे पूछूंगा कि वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताओगे? H2O, याद करके आना भाई। वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, और वाटर का एक मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होता है? तो जवाब है वाटर का 1 मॉलिक्यूल, ये वाटर का 1 मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलके बना हुआ है। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ठीक, लेकिन ये क्या है? ऑक्सीजन का एटम है। अब आपने देखा डिफरेंट एलिमेंट आ गए बेटा, चेक कर लो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी आ गया इस बार, तब जाके ये मॉलिक्यूल बना है, इसलिए मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसलिए वाटर क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है, वाटर कंपाउंड है, लेकिन हाइड्रोजन तुम्हारा क्या है, या क्लोरीन तुम्हारा एलिमेंट है। चेक कर लो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ना, ओजोन, क्लोरीन, ये सब एलिमेंट के मॉलिक्यूल है, लेकिन वाटर किसका मॉलिक्यूल है? कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। अब सुनो, पानी भर लो भाई ग्लास में, जब तुम पानी भरते हो एक ग्लास में, ये ग्लास है तुम्हारा और तुमने इसमें पानी भर लिया, अब मेरी बात ध्यान सुन लो, ध्यान से सुन लो, पानी इसमें भरा, ये सब पानी के क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। जब बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, तब तुम बोलते हो कि ग्लास में 1 किलोग्राम पानी भरा हुआ है, ये मास है ग्लास का, पानी का। तो ये मास आया क्यों? तो जवाब है ये भी बेटा वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, सही है, ये भी बेटा वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक। और ऐसे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल जब पास पास आ जाते हैं, ठीक, तो मैटर बन के तैयार हो जाता है। तो ये पानी का जो मास है 1 किलोग्राम, किसकी वजह से आया? तो आप बोलोगे सर इसमें बहुत सारे सर मॉलिक्यूल है ना सर, सर उनकी वजह से आया। फिर मैं तुमसे पूछूंगा, अच्छा ये बताओ, एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास किसकी वजह से आया? तो तुम बोलोगे देखो सर, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम की वजह से आया। फिर मैंने कहा एटम का मास कहां से आया? तो इसका एटम कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ प्रोटॉन होंगे, कुछ न्यूट्रॉन, है ना, और कुछ इलेक्ट्रॉन। इसका एटम भी ऐसा दिखाई पड़ेगा, इसका एटम भी ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो फाइनली जो मास आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आ रहा है। ये पूरी कहानी है बच्चों। अब बताओ, ये जो मैंने टी शर्ट पहन के रखी हुई बच्चों, ये टी शर्ट मॉलिक्यूल से मिलके बनी होगी? अब वो तो बात की बात है कि कौन से मॉलिक्यूल से मिलके बनी होगी, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड से या मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट से, वो आप छोड़ो, वो आप पढ़ते पढ़ते केमिस्ट्री सीखोगे, लेकिन ये बनी है मॉलिक्यूल से। बहुत सारे मॉलिक्यूल पास पास आए हैं, तो टी शर्ट ये बन के तैयार हो गई। इस टी शर्ट में मास है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। तो ये मैटर है। अब आपके मोबाइल की स्क्रीन है, ये आपके मोबाइल की स्क्रीन है स्टूडेंट्स। अब मुझे बताइए कि ये जो स्क्रीन है, ये मैटर है? हाँ है, क्योंकि ये स्क्रीन बेटा मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। अब आप बोलोगे सर कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी? वो बेटा पढ़ते पढ़ते आएगा केमिस्ट्री, वो आप छोड़ो, जो आपके आसपास की चीजें पहले मैं उससे बता रहा हूं आपको। ये मोबाइल की स्क्रीन है, और मोबाइल की स्क्रीन जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है कोई, हमें क्या पता कौन सा मॉलिक्यूल, उससे मतलब नहीं है आपको। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल होते हैं, बाद में आप पढ़ोगे। और ये मॉलिक्यूल्स कैसे बने होंगे बेटा? छोटे छोटे एटम से मिलके बने होंगे, और एटम बेटा किससे मिलके बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। ये पूरी कहानी है, ठीक है। अब सुनो, ये पूरी कहानी है, ठीक, और मैं आपको दिखाता हूं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में बेटा दूसरा एग्जांपल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, CO2 का मॉलिक्यूल। ये लो, CO2 का बेटा नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपने सुनी होगी, मान लो कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर में मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी है, तो क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं इसमें। ये CO2 का बेटा मॉलिक्यूल है,
CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनो, अब मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का जो वन मॉलिक्यूल है ये कैसे मिलके बना हुआ है, तो आप देखते ही बता दोगे। ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है एक तरीके से, ठीक। तो ध्यान सुनो, ये कार्बन के 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलके बना हुआ है, कार्बन के 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये रहा, कार्बन का एटम ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऑक्सीजन का एटम ऐसा दिखाई पड़ेगा और ऑक्सीजन का एटम ऐसा दिखाई पड़ेगा, यानी कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते होंगे, उनके कारण ही मास आता होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको मोटी मोटी कहानी समझ में आ गई। कोई मैटर जो होता है, जैसे ये रिमोट है, ये देखो, अब ये रिमोट मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, पता है आपको, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे इसमें, और मॉलिक्यूल एटम से मिलके बने होंगे, और एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बने होंगे, ये है मैटर। आया समझ में कुछ की नहीं, बताइए। अब ये बेसिक्स आपको बच्चों रिवाइज करके तब क्लास में आना है, क्योंकि मैं टेक्निकल शब्दों में क्लास में बात किया करूंगा आपसे, मैं मॉलिक्यूल बोल दूंगा तो तुरंत आपको समझना पड़ेगा। जाइए यहां पर एंड करते हैं, और आप इन शब्दों को अच्छी तरीके से समझिएगा बच्चों, ठीक है।